सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर था उसकी एक बार समरी की तरफ एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़रा चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। राइट, समरी जो है इसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार माइंड में बेटा गो थ्रू करके ले लेना है। इसको समझने के लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग बाकी चैप्टर का पूरा फोकस्ड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा सबसे पहले लाइंस के थ्रू, बिल्कुल फोकस करते हुए चलिएगा। कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ मेंशन किया गया बेटा, जो प्लांट्स होते हैं अनलाइक एनिमल्स हैव नो सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए और ब्रीदिंग के लिए कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो अगर कोई बोल देता है कि प्लांट गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, तो भाई ये अब इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा प्लांट के पास। ठीक है, तो यहाँ से दो वर्ड्स निकालेंगे हम लोग। ये जो है स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स हैव रोल इन गैसेस एक्सचेंज, हैव रोल इन द गैसियस एक्सचेंज। सिमिलरली एनसीईआरटी में आप लोगों ने भी साइड को इस तरीके से लिख लेना है, बट कौन सी प्रोसेस के थ्रू? बाय डिफ्यूजन। अब कभी शायद आप लोगों ने बेटा ये नाम जरूर सुना होगा, डिफ्यूजन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आप लोग वैसे भी जानते हो गैस का ट्रांसपोर्ट हमेशा पैसिव ही होता है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या लिखा गया है? ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स इन द प्लांट हैव देयर सरफेस एक्सपोज टू एयर। हर एक प्लांट का पार्ट बेटा एयर के एक्सपोजर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। राइट, चलिए आगे। अब लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द ऑक्सीडेशन सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर होगा क्या? देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, कोई भी लार्जर बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, और अगर वैसे भी कोई भी बायोमोलिक्यूल है तो उसके अंदर कार्बन कार्बन का स्केलेटन तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इस कार्बन कार्बन स्केलेटन का होगा क्या? यहाँ पे यहाँ होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ क्या होगी? रिलीज एनर्जी होगी, और जब रिलीज होगी एनर्जी तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। और कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डायरेक्टली लार्जर बायोमोलिक्यूल के टूटने से बहुत सारे स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो लार्जर मॉलिक्यूल के टूटना और बड़े बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल बनना, ऑक्सीडेशन करवाना, बोले तो ब्रेक डाउन कराना, और एनर्जी का रिलीज होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट, है ना? तो ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट, ठीक है, याद रख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं। फैट एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी। ठीक है, वैसे तो ग्लूकोज ही मेन सबस्ट्रेट है, लेकिन उसके अलावा फैट एंड प्रोटीन भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया है इनिशियल स्टेज ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बेटा ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो रही है साइटोप्लाज्म में, मतलब इनिशियल स्टेज है कौन सी? ग्लाइकोलिसिस। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है, सीधी बात। Each glucose molecule is broken down through a series of enzyme catalyzed reaction into two molecule of pyruvic acid। तो आप लोग जानते हो बेटा कि अगर हम एक बार ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं तो एक ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? एक ग्लूकोज होता है बेटा, और वो जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन होता है कितने स्टेप्स में बेटा? 10 स्टेप्स में। और कितने एंजाइम लगते हैं बेटा? 10 एंजाइम्स लगते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किस चीज़ के बच्चे? पायरुविक एसिड। ठीक है, और हर एक पायरुविक एसिड कितना होता है? 3 कार्बन होता है, और ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन होता है। राइट, इस लाइन का डायरेक्टली मीनिंग ये है। देखो क्या लिखा है, हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा, बहुत सारे एंजाइम यूज करेगा, जिससे कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस है। अब ये जो पायरुविक एसिड बनेंगे इसके 3 फेट होते हैं, बट दैट विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग जानते हो अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। तो ये 2 टाइप की फर्मेंटेशन कर सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब कि फर्मेंटेशन हमेशा एनारोबिक कंडीशन में चलती है,
बहुत ध्यान से सुनना, आगे लिखा है इन मैनी प्रोकैरियोट्स, ऑल नहीं लिखा है। मैनी प्रोकैरियोट में हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो यहाँ पे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस कंसिडर कर लो, ठीक है। और यूनिसेलर यूकैरियोट्स के लिए यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, अब ये चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। यूनिसेलर जो यूकैरियोट्स है इसमें आएगा यीस्ट, जिसको शायद आप लोग सैकेरोमाइसिस बोलते थे। एक और चीज़ लिखी है जो कि मैं कई बार पढ़ते वक्त इग्नोर कर जाता था, एंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेशन जब होती है सीड में एरोबिक नहीं एनएरोबिक कंडीशन की तरह काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या लिखा गया, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे होगा क्या, पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना था वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ पे वो क्या बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। हर एक एसिटाइल को एंजाइम ए कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, मतलब यहाँ पे इसको लिंक रिएक्शन बोला जाएगा। एसिटाइल को एंजाइम में फिर एंटर कर जाएगा बेटा किसके अंदर, टीसीए बोले तो क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो वो साइकिल भी कहाँ चलती है बेटा, मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, देखना ध्यान से, स्टार्टिंग में जो पेज पे अपलोडेड है चैनल पे, उसमें स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोस अच्छे से ध्यान से देख लेना, सारी समरी रिकैप हो जाएगी। फिर लिखा है कि यहाँ पे NADH2 एंड FADH2 जनरेट होगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में। और ये वाली जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुन लेना इस लाइन अगली वाली को बहुत अच्छे से, द एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल एज वेल एज दैट इन द NADH सिंथेसाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस आर टू सिंथेसाइज ATP। बोले तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो NADH बनता है या क्रेब्स साइकिल के अंदर जो NADH एंड FADH2 बनता है, इन सभी से अल्टीमेटली ATP सिंथेसाइज होता है। और ये जब ATP सिंथेसाइज होता है, आप जानते हो ETC के थ्रू होता होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम होता क्या एग्जैक्टली, NADH एंड FADH2 को ATP में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यू कैन डायरेक्टली से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। फिर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव थ्रू द सिस्टम, रिलीज इनफ एनर्जी दैट आर ट्रैप्ड टू सिंथेसाइज ATP। मतलब कि यहाँ पे होगा क्या, NADH हो चाहे मेरे पास FADH2 हो, इन दोनों का होगा ब्रेक डाउन, एनर्जी होगी रिलीज्ड, और जो भी एनर्जी रिलीज्ड होगी वो सारी की सारी हो जाएगी ट्रैप, जिससे क्या बनेगा, ATP, ट्रैप टू सिंथेसाइज द ATP दैट विल डिपेंड एज पर सेलुलर डिमांड, सेल को कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन एज दे मूव थ्रू द सिस्टम रिलीज इनफ एनर्जी दैट आर ट्रैप्ड टू सिंथेसाइज द ATP बना देगा। अब NADH चाहे टूटे मेरे पास, ध्यान से सुन लेना, NADH प्लस H+ हो या फिर FADH2 हो, जब भी ये कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे बच्चे, ATP में, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज इट ओके, यहाँ पे लिख रखा है देखिए, इन दिस प्रोसेस अल्टीमेट या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को सबसे एंड में कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट की जगह NCERT ने अल्टीमेट लिखा है, तो आप इसकी जगह टर्मिनल वर्ड भी याद रख लेना प्लीज़, ठीक है। और अल्टीमेटली बनेगा क्या ATC के एंड में, वाटर मॉलिक्यूल। फिर एक और चीज़ बोलिए कि जो रेस्पिरेशन के अंदर जो पाथवे होता है, देखो ये ना कंफ्यूज कर जाता है बेटा। अगर कोई बोले रेस्पिरेशन जो है इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस, यू कैन से दैट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन अगर कोई बोल देता है कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ये कैसा है, तो ये कैटाबॉलिक नहीं है, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब व्हाट इज दैट एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे, व्हाट इज दैट मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे मीन्स एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, मतलब कि रेस्पिरेशन में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चलता है।
राइट। अब लाइन को पढ़ लो। द रेस्पिरेटरी पाथवे इन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे एज इट इन्वॉल्व्स बोथ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब लिखा है कि अलग अलग सबस्ट्रेट का अलग अलग RQ वैल्यू होता है। RQ वैल्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। सो आई थिंक जितना मैंने आज ये समरी के अंदर आप लोग को समझाया बेटा, आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है देन यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू अप्रिशिएट द वीडियोस। थैंक यू सो मच।